स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। ठीक है, आइए बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई। ठीक है मित्रों, याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी और इसका पहला अधिवेशन जो है मित्रों, पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था। बम्बई में कहाँ? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ठीक है, इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक, ये जो सर ए.ओ. ह्यूम थे, ये एक IAS अधिकारी थे मित्रों, और ये क्या हैं? ये महासचिव हैं। ठीक है, ये महासचिव, प्रथम महासचिव हैं इसके, किसके? ये जो पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। ठीक है मित्रों, अगर बात करेगा कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, जिनको आप WC बनर्जी बोलते हो। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या होगा मित्रों यहाँ से? तो अगर प्रथम महासचिव की बात करेगा तो ए.ओ. ह्यूम बताओगे। स्थापना किसने करी है? ए.ओ. ह्यूम ने करी है। कब हुआ है? 1885 को, 28 दिसंबर, मतलब 1885 को। तो पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। बम्बई में कहाँ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित हुआ था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने भाग लिया था। और बोलेगा कि जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने करी थी। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं। ये देखिए कुछ नारा है, इसको देख लेते हैं एक बारी। ये देखिए यहाँ पर, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज ना, ये कौन बोला हुआ है भाई? तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला हुआ है। ठीक है, पूर्ण स्वराज भी जवाहरलाल नेहरू ने बोला हुआ है। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू ने बोला हुआ है। ठीक है, तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसने बोला हुआ है? जवाहरलाल नेहरू ने। इंकलाब जिंदाबाद भाई भगत सिंह ने बोला हुआ है। ठीक है, भगत सिंह ने बोला है इंकलाब जिंदाबाद। और अगर पूछेगा इंकलाब शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो मोहम्मद इकबाल। देखिए इकबाल, इंकलाब, ये प्रयोग किया था इन्होंने। वेदों की ओर लौटो, तो दयानंद सरस्वती भाई, दयानंद सरस्वती जी, वेदों की ओर लौटो, भूलने वाली चीज़ ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यह बात करते हैं, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, अब देखो जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पर देखो आपको मिल रहा है जन्म, ठीक, ये आपको मिल रहा है जन्म, यहाँ पर मिल रहा है बाल। तो स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल ने बोला हुआ, जिन्होंने इंकलाब शब्द का प्रयोग करा था। दिल्ली चलो, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा मित्रों, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा हुआ है, और पूर्ण स्वराज्य जवाहरलाल नेहरू ने कहा हुआ है। ठीक है, पूर्ण स्वराज का नारा या कथन आप ये कह लीजिए, तो किसने दिया हुआ है? जवाहरलाल नेहरू ने। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्त ने बोला हुआ है। ठीक है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्त ने। आगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। सिंपल है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में है। ठीक है, तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। राम भी हैं हमारे दिल में। ठीक, याद रखिए, राम जी हैं हमारे दिल में, बिस्मिल जी हैं, राम प्रसाद बिस्मिल। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। ठीक है मित्रों, हे राम महात्मा गांधी, कौन नहीं जानता भाई, हे राम महात्मा गांधी कौन नहीं जानता। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी सभी जानते हैं। जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला है। गांधी पे टिक मत मार दीजिएगा मित्रों, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। और यहीं अगर बात कर देगा, जय विज्ञान ऐड कर देगा, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसके प्रथम महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे। 1885, 28 दिसंबर 1885 बम्बई गोकुलदास तेजपाल
संस्कृत विद्यालय। ठीक है मित्रों, याद रहे। आगे बात करते हैं, ये बहुत बारी पूछता है ए.ओ. ह्यूम के बारे में ना। पहला जो अधिवेशन हुआ था महासचिव कौन थे? ए.ओ. ह्यूम या कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? ए.ओ. ह्यूम। या पहला अध्यक्ष कौन है? यह कहाँ हुआ था, कब हुआ था? ये सारे क्वेश्चन आते हैं मित्रों, ये याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय कौन था? डफरिन था। जब ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना करी तो वायसराय कौन था? भाई क्वेश्चन आता है, वो कौन था? लॉर्ड डफरिन था। डफरिन ने ही बोला था, ये डफर है भाई, डफरिन क्या है? डफर है, इसी ने बोला हुआ था अल्पसंख्यकों की संख्या। लॉर्ड डफरिन ने कहा, कांग्रेस को यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। मतलब कांग्रेस, ये जो है भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो किसकी संस्था है? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, ये डफरिन ने बोला हुआ था, डफर इंसान था। आगे बात करते हैं, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, पहला 85 में तो दूसरा ऑब्वियसली 86 में हुआ। कलकत्ता में हुआ, पहला बम्बई में हुआ, दूसरा कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, ये पारसी थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, उसके क्या थे? पहले के व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। आगे बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को जाता है। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27/30/1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता पद के लिए चुने गए थे। देखो मित्रों, यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का श्रेय किसको जाता है? बदरुद्दीन तैयब जी को। ठीक है, और ये 1887 में हुआ था। तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। पहला बम्बई, दूसरा कोलकाता, तीसरा मद्रास। पहला बनर्जी, बम्बई, बनर्जी। ठीक है, दूसरा जो हुआ था कलकत्ता, नौरोजी, यानी बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी। ठीक है मित्रों, याद रखिएगा, बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले थे, जॉर्ज यूले, चौथे अधिवेशन में। ठीक है, आगे बात करते हैं, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी कॉलेज की मतलब विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। देखिए मित्रों, कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से मतलब कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से मतलब उनको समर्थन प्राप्त हो, 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में, एक विलियम डिग्बी थे, उनकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई। तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ करी गई? लंदन में करी गई। किसकी अध्यक्षता में? विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में। कब करी गई? 1889 को, याद रहे मित्रों। आगे बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन बनते इससे, बताते। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग, ये दो चीज़, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने 1916 में, देखिए 1916, ठीक है मित्रों, कैसे? ये 19 है और जस्ट इसी का अपोजिट कर दो तो 16 हो जाएगा। ये भी सिंगल, ये सिंगल, मतलब दो लोग, तो एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, एक मुस्लिम लीग हो गया। ठीक है, तो दो लोग हो गए। लखनऊ में अधिवेशन किया गया 1916 में, और यही जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था मित्रों, इसी को लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं या फिर कांग्रेस लीग योजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बात करते हैं, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ठीक है, अंबिका चरण, जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था जिसको लखनऊ पैक्ट या कांग्रेस लीग योजना, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ मिल गई थी 1916 में, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक, आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था उसी में गंगाधर तिलक ने यानी बाल गंगाधर तिलक ने बोला होता स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेके रहूँगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेके रहूँगा। अब देखिए 1900 में करजन ने कहा था, ठीक, 1900 में करजन ने क्या कहा था भाई, 1900 ईस्वी में करजन ने कहा था कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान इस पार्टी का अंत हो जाए। ठीक है, ये करजन ने कहा था। ठीक है मित्रों, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। महात्मा गांधी ने बोला था ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना करके बैठे हो ना भाई, इसको ख़त्म कर दो जब भारत हमारा स्वतंत्र हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आ जाता है किसने, ये कथन किसका था या किसने बोला हुआ था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए? तो महात्मा गांधी ने, स्वतंत्रता पश्चात। ठीक है, आगे बात करते हैं। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था। लॉर्ड विलिंगटन ने 30वें अधिवेशन में भाग लिया था। 30 ऐसे बनता है और इसी को कर दो तो विलिंगटन हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड विलिंगटन ने 30वें अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। लॉर्ड विलिंगटन भाग लिया 30वें अधिवेशन में और वो बम्बई का गवर्नर था। यह अधिवेशन बम्बई में वर्ष 1915 को हुआ था। तो पूछ सकता है जो 30वां अधिवेशन है कब हुआ था? 1915 को। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। किसने भाग लिया था? लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। महात्मा गांधी केवल एक बार वर्ष 1924 बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करी। ठीक है मित्रों, तो देखिए 24 घंटे काम कराते थे तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करी। ठीक है, सरोजनी नायडू 1879 और 1949 की प्रख्यात कवित्री राष्ट्रवादी नेत्री थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। फिर लखनऊ अधिवेशन बताया, वो इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए 1925 कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कौन भाई? सरोजनी नायडू। पूछता है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष किस अधिवेशन में थी? 40वें। यह अधिवेशन कब हुआ था? 1925 को। कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। कौन अध्यक्ष थी? सरोजनी नायडू जी थी। या प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन था? सरोजनी नायडू, कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं। वर्ष 1947-49 में सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही हैं। नहीं, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1940 से 46 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। ठीक है मित्रों, आगे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित संगीतबद्ध गीत जो है जनगण मन, ये मूल रूप से बांग्ला में रचित है। जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि जनगण मन किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। मूल क्या था इसका? बांग्ला था, मतलब बांग्ला भाषा में पहले थी। और ये कब अपनाया गया भाई? कब अपनाया गया? तो ये 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। ठीक है, राष्ट्रगान के 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। तो जनगण मन कब अपनाया गया? राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी, देखिए 26 जनवरी नहीं, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। आगे बात करते हैं। जनगण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ठीक है, याद रखिए मित्रों। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में मतलब
इसको अपनाया 24 जनवरी 1950 को, जनगणमन को। फिर यह क्या है, 27 दिसंबर 1911 को, बहुत ही पहले ना, 1911 को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक, उसके बाद अपनाया गया। राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम प्रकाशन 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका। ठीक है, राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम प्रकाशन 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका भारत विधाता नामक शीर्षक से हुआ था। तो राष्ट्रगान का सर्वप्रथम प्रकाशन कब हुआ, गाया वाया जब गया हो तो वो बात अलग है, लेकिन प्रकाशन कब हुआ, लोग कब उसको देखने लगे, सामने आने लगा, तो 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में पहली बार भारत विधाता नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं। ये साइज में बहुत बड़ा हो गया, आई होप, तो ठीक है इतना। अब देखिए, राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित हुआ। राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद कब हुआ था, 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया से। इसे 52 सेकंड में गाया जाता है मित्रों। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया। अंतिम रूप से भाई बाल गंगाधर तिलक ने कब भाग लिया, तो अमृतसर अधिवेशन में 1919 में भाग लिया। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो गुटों में अलग हो गया। तो 1907 कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, ठीक है मित्रों, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो गुटों में विभक्त हो गया। पूछता है किस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में विभक्त हो गया, तो आप बताओगे सूरत अधिवेशन में, एक नरमपंथी और एक गरमपंथी। देखो सूरत जो होती है ये तो जगह है ना, गुजरात में पड़ता है, लेकिन सूरत जो होती है कभी इंसान की नरम भी होती है, कभी गरम भी होती है। नरम इन द सेंस कि कभी प्यार मोहब्बत से बातें करता है, कभी गरमा के बात करता है। तो सूरत नरम भी होती है और गरम भी होती है, तो एक साथ ही होती है ना, नरम गरम एक साथ ही होती है, कभी नरम कभी गरम। तो 1907 समझिए एक साथ ना, सूरत नरम भी हो गई, नरम दल, और गरम भी हो गई। ठीक है, 1907 याद रहेगा। आयो, कांग्रेस के नरम दल के मुख्य नेता कौन था, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। देखिए नरम दल, नरम दल से नाराज, नौरोजी ना, तो कृष्ण समझिए या गोपाल समझिए ना, गोपाल या कृष्ण, रोज, फिरोज को समझिए रोज नाराज होता थे। नरम दल कैसे समझोगे आप, नरम दल के जो नेता थे गोपाल कृष्ण रोज नाराज हो जाते थे, याद रहे। ठीक है मित्रों, कैसे बताया मैंने गोपाल कृष्ण रोज नाराज हो जाते थे। तो नरम दल का क्या हो गया भाई, न से नाराज, न से नरम दल, न से नौरोजी। ठीक, नाराज नौरोजी। तो गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी, ये तीन ठो नेता थे। उग्रवादी विचारधारा की अगर बात करेगा तो लाल बाल पाल समझिए, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय लाल, और पाल बिपिन चंद्र पाल, एक अलग से याद रख लीजिए अरविंद घोष। ठीक है, आगे बात करते हैं। तिलक ने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। पूछता है यह कथन किसका है, तो ये हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं है। देखिए भिक्षावृत्ति का क्या आता है, तिलक लगा करके लोग भिक्षा मांगने आ जाते हैं ना भगवान से। तिलक लगा करके ही जब आप पूजा करने जाते हो तो तिलक वगैरह लगाते हो, तिलक वगैरह लगा करके आप भिक्षा मांगते हो, भगवान हमारी ये मदद कर दो, या अल्लाह हमारी ये मदद कर दो, या गॉड हमारी ये मदद कर दो, सारी चीज़ें आप कहते हो ना। तो तिलक ने कहा था हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं है। तो भिक्षावृत्ति तिलक, समझ गए ना, माथे पे तिलक लगा करके। आगे बात करते हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। अभी मैंने बताया जस्ट ऊपर आपको। ठीक है, इसमें अरविंद घोष याद ऐड कर लोगे तो ये क्या हो जाएंगे, गरम दल के नेता हो जाएंगे। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपति मैज़नी, इटली के क्रांतिकारी मैज़नी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना।
तो लाला लाजपत राय का राजनीतिक गुरु कौन है भाई? मैजिनी है। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन है? मैजिनी है। आगे बात करते हैं हम। वल्लभ भाई पटेल भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाने जाते हैं। वल्लभ भाई पटेल बिस्मार्क, ब से वल्लभ भाई, ब से बिस्मार्क, ठीक है। तो ब से वल्लभ भाई पटेल भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाने जाते हैं। सर वैलेंटाइन सिरोल, सर वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को अशांति का जन्मदाता कहा है। ठीक है मित्रों, तिलक को अशांति का जन्मदाता कहा है। देखिए यहाँ छोटी सी कहानी समझिए। वैलेंटाइन जब आता है ना, जब वैलेंटाइन आता है तो हमारे यहाँ यूपी में मित्रों, जब वैलेंटाइन आता है तो क्या होता है, योगी जी के वो बजरंग दल वाले निकल जाते हैं तिलक लगा करके और आशिकों को भगाते रहते हैं। पार्क वगैरह में कहीं देख लेते हैं तो डांटते हैं, मारते हैं, भगाते रहते हैं, तो अशांति फैला देते हैं। समझिए, वैलेंटाइन के दिन अशांति फैला देते हैं तिलक लगा करके जो लोग आते हैं। ठीक, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। स्टोरी समझ गए मित्रों? वैलेंटाइन समझिए, वैलेंटाइन सिरोल ने ही तिलक को क्या कहा था? अशांति का जन्मदाता। कहानी मैंने क्या बताया, जब वैलेंटाइन आता है तो जो कपल्स बैठे रहते हैं उनके बीच तिलक लगा करके लोग आ जाते हैं और अशांति को जन्म दे देते हैं। मतलब वहाँ पर उनको भगाने लगते हैं, दौड़ाने लगते हैं। शांति से बैठे रहते हैं भाई, लेकिन वहाँ पर दौड़ने उड़ने लगते हैं, डांटने वाटने लगते हैं, तो अशांति हो गई। आगे बात करते हैं। तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व आरंभ किया था। तो पूछता है क्वेश्चन, तिलक ने शिवाजी महोत्सव और गणपति पर्व आरंभ किया है कहाँ? महाराष्ट्र में, ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागी रहे। बाल गंगाधर तिलक 1 अगस्त 1920 को मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी ने, मौलाना शौकत अली ने और सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। तो बाल गंगाधर तिलक 1 अगस्त 1920 को जब मृत्यु हुई थी तो उसकी अर्थी को महात्मा गांधी, मौलाना शौकत अली, सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। ठीक है मित्रों, तो आई होप चीज़ें समझ में आएंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।